स्टूडेंट्स, हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की जो एग्जांपल्स हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1.1, ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपको पता है कि जब हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, एडिशन वगैरह का, तो उस वक्त जो आंसर आना चाहिए तो वो जितनी भी टर्म्स होती हैं उसमें से जिसकी मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारा आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो दी गई हैं वो हैं फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमारा आंसर जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही आना चाहिए। तो हम इसका सोल्यूशन जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं कि जो एरिया होता है किसी क्यूब का, एरिया ऑफ क्यूब, आप लोगों को पता है कि क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 7.203 का स्क्वायर, क्योंकि हर एक जो उसका फेस होगा उसका एरिया बन जाएगा 7.203 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें हमारे पास बन जाता है 311.299254 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास वैल्यू बन जाती है। अगर हम इसके, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हमारे पास फिगर्स आ गई, हमने इसको 4 फिगर्स में रिप्रेजेंट करना है। तो आप लोगों को पता है कि हम लास्ट से जो फिगर्स हैं उनको ड्रॉप करना शुरू करते हैं। तो जब हम 4 को ड्रॉप करेंगे, क्योंकि ये 5 से छोटा है, तो नेक्स्ट फिगर हमारे पास बन जाएगा, उसको ड्रॉप करेंगे, उसको ड्रॉप करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 5 जो है 5 ही रहेगा। तो उसके बाद बारी आती है 5 को ड्रॉप करने की। जब हम 5 को ड्रॉप करेंगे तो अगर नेक्स्ट फिगर जो है वो ऑड है तो वो इवन हो जाता है, एक से बढ़ जाता है। लेकिन अगर वो इवन है तो वो वैसे का वैसे ही रहता है। तो जैसे हमें देखने में मिल रहा है 5 के आगे जो फिगर आ रहा है वो इवन है, 2 है, तो इसका मतलब वो चेंज नहीं होगा। तो जब हम 5 को ड्रॉप करेंगे तो 2 एज इट इज़ रहेगा। तो लेकिन जब 2 को ड्रॉप करेंगे तो 2 क्योंकि 5 से छोटा है तो नेक्स्ट फिगर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमारे पास रह गया 311.299। तो अभी भी हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं लेकिन हमें चाहिए 4। तो जब हम 9 को ड्रॉप करेंगे, 9 क्योंकि 5 से बड़ा है तो अगला जो डिजिट है वो 1 से बढ़ जाएगा, तो बन जाएगा 29 के बदले 30 हो जाएगा। तो अब हमें एक और ड्रॉप करना है, 30 का जो ज़ीरो होगा उसको जब ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा कि नेक्स्ट 3 ही रह जाएगा। ठीक है, तो ज़ीरो को क्योंकि जब हमने ड्रॉप किया तो 30 बन गया था, तो ज़ीरो को ड्रॉप किया तो 3 रह गया। तो इसका मतलब हमारे पास बन जाएगा 311.3 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया बन जाएगा, सरफेस एरिया क्यूब का। तो इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को ड्रॉप करना आपको पहले से ही पता है लेकिन मैंने फिर से बता दिया। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को ड्रॉप करने का तरीका ये होता है कि जिस सिग्निफिकेंट फिगर को, जिस डिजिट को आपने ड्रॉप करना है, अगर वो 5 से छोटा है तो नेक्स्ट फिगर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो 5 से बड़ा है तो नेक्स्ट जो डिजिट है वो 1 से बढ़ जाता है। तो लेकिन अगर 5 है तो उस केस में अगर नेक्स्ट डिजिट जो है वो अगर ऑड है तो वो 1 से बढ़ जाता है, अगर इवन है तो वो वैसे का वैसा ही रहता है। तो अगर आप 5 को ड्रॉप करोगे तो इवन फिगर है आगे, तो इवन वैसे का वैसा रहता है। तो उसी तरीके को यूज़ करके हमने इसको राउंडिंग कर दी और राउंडिंग करके हमारे पास जो आंसर आ गया 311.3 मीटर स्क्वायर आ गया। इसी तरह अगर हमने वॉल्यूम को कैलकुलेट करना हो, वॉल्यूम किसके बराबर होती है, दैट इज़ इक्वल टू 7.203। ये क्या है, ये इसकी लेंथ है। ठीक है,
तो एक साइड जो है क्यूब की उसकी लेंथ इतनी है, तो अब इसका अगर क्यूब कर दिया जाए तो ये हमारे पास वॉल्यूम बन जाएगी। तो हमें देखने में मिलेगा ये कितना बन जाता है, 373.714754 मीटर क्यूब। तो अब हम इसको ड्रॉप करना शुरू करते हैं, क्योंकि आंसर हमारे पास आना चाहिए फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स में, इसलिए हम ड्रॉप करना शुरू करते हैं। 4 को ड्रॉप करेंगे क्योंकि ये 5 से छोटा है, तो इस नेक्स्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 5 ही रहेगा। लेकिन जब 5 को ड्रॉप करेंगे तो उससे नेक्स्ट जो है वो 7 है, ऑड है, तो वो हो जाएगा 8 बन जाएगा। तो 8 को ड्रॉप करेंगे तो आगे 4 है तो वो 5 हो जाएगा, क्योंकि 8 जो है 5 से बड़ा था, तो 4 जो है वो 5 बन जाएगा। 5 को ड्रॉप करेंगे, आगे 1 है तो 1 का 2 बन जाएगा, क्योंकि 1 जो है वो ऑड है, इवन हो जाएगा, 2 बन जाएगा। तो 2 को ड्रॉप करेंगे क्योंकि 2 जो है 5 से छोटा है, तो नेक्स्ट डिजिट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो दैट मीन्स वी विल गेट 373.7। ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गए, तो मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमने इस केस में सरफेस एरिया निकाला क्यूब का और वॉल्यूम निकाली क्यूब की इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसा कि हमें कहा गया था कि अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप इसका एरिया भी निकालिए और इसकी वॉल्यूम भी निकालिए। तो उसके बाद एग्जांपल जो है ये है 1.2, इसमें ये कहा गया है 5.74 ग्राम ऑफ सब्सटेंस occupies 1.2 centimeter cube. Express its density by keeping the significant figures in view. तो इसमें भी हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स का पूरा ख्याल रखना है। तो इसमें हमारे पास देखिए कि दोनों में से एक जो है, जो मास है, उसके सिग्निफिकेंट फिगर हैं 574, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लेकिन जो इसकी वॉल्यूम है उसके सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1.2 है, 1 और 2 दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इसलिए क्योंकि कम से कम कौन से हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसलिए हमारा आंसर जो आना चाहिए वो भी आना चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि अगर हम देखते हैं कि डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास जो है दैट इज इक्वल टू 5.74 और वॉल्यूम जो हमारे पास वॉल्यूम है दैट इज़ 1.2। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 4.78 समथिंग आता है। तो आप उसको जब राउंडिंग करोगे, 2 ही डिजिट बनाओगे, तो आपके पास बन जाएगा 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से डेंसिटी हमारे पास निकल आएगी इन द अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि हमारे पास जो इनमें से कम सिग्निफिकेंट फिगर थे वो 2 थे, तो इसलिए हमारा आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। इसलिए हमने राउंडिंग करके जब निकाला तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर बन गए और हमारे पास आंसर बन गया 4.8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन 1/2 mv square is equal to mgh, where m is the mass of the body, v its velocity, g is acceleration due to gravity and h is the height. Check whether this equation is dimensionally correct. तो आपको पता है डायमेंशनली करेक्ट हम तब मानेंगे अगर दोनों साइडों की डायमेंशंस एक जैसी आ जाती हैं, तो ये डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगी। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशंस जो हैं वो देख लेते हैं। डायमेंशंस ऑन लेफ़्ट हैंड साइड, ये किसके बराबर है, 1/2 mv स्क्वायर है। तो जो न्यूमेरिकल फिगर होता है जैसे 1/2, उसकी कोई डायमेंशनें नहीं होती, मास की आ जाएंगी m1, तो वेलोसिटी का स्क्वायर यानी L1t - 1 का स्क्वायर, तो इट विल बिकम m1 L2t - 2।
ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशनें बन गई। तो अगर हम देखेंगे डायमेंशंस ऑन राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड की डायमेंशनें देखेंगे तो हमारे पास है एम जी एच। एम जो है वो मास है, जी जो है वो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी L1T-2, और एच जो है दैट इज़ हाइट, दैट मीन्स L1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो बन जाता है M1 L1, और L1 बन जाता है L2 और T की पावर -2। तो अगर हम देखेंगे दोनों साइडों की डायमेंशनें एक जैसी आ रही हैं। द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स आर सेम, सो द रिलेशन या इक्वेशन भी कह सकते हैं, सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है उसमें ये कहा गया है कि अगर रिलेशन वो सही होता है जिसकी दोनों साइडों की डायमेंशंस एक जैसी होती हैं, तो वो रिलेशन जो है करेक्ट रिलेशन होता है। तो इसमें हमने ये प्रूव कर लिया कि ये रिलेशन करेक्ट रिलेशन है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास एग्जांपल 1.4 है, इसके बारे में हम देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जे इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, that of speed v is meter per second and acceleration a is meter per second square. Which of the formulae of kinetic energy given below can you rule out on the basis of dimensional arguments? M stands for the mass of the body. तो इसमें ये देखिए एनर्जी की जो डायमेंशनें हैं वो क्या बन जाएंगी, किलोग्राम हो गया मास M1, मीटर स्क्वायर हो गया लेंथ L2, और एस सेकंड हो गया टाइम यानी L-2। तो हम देख लेते हैं कि डायमेंशंस ऑफ एनर्जी की डायमेंशनें क्या बन जाएंगी। ये डायमेंशनें बनेंगी हमारे पास, जैसे हमें इसमें बताया गया एनर्जी की डायमेंशनें M1 L2 T-2। ठीक है, क्योंकि मीटर का स्क्वायर था और सेकंड का पर सेकंड स्क्वायर था यानी -2 वैल्यू। तो अब हम इसमें से देखते हैं कि कौन सा फार्मूला सही है कौन सा नहीं है। तो हम कह सकते हैं फॉर ए के लिए जो पहला हमें दिया गया है, डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, डायमेंशंस विल बी इक्वल टू एम का स्क्वायर मतलब मास का स्क्वायर, तो साथ में वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी के लिए हमें डायमेंशनें बताई हुई हैं कितनी, मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर हो गया लेंथ, तो पर सेकंड का मतलब टाइम। तो इसका क्या यहाँ पर दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है क्यूब, जो हमें इसमें दिया हुआ है ए पार्ट में। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा M2L3T-3। तो लेकिन ये एनर्जी की डायमेंशनों से मैच नहीं करता है। एनर्जी की डायमेंशनें थी M1 L2 T-2, तो इसकी कुछ ये डायमेंशनें हो गई, सो इट इज़ रूल्ड आउट, क्योंकि इसमें क्या है कि इसकी डायमेंशनें एनर्जी की डायमेंशनों से मैच नहीं करती। अगर हम देखेंगे फॉर बी क्या आ जाएगा, बी के लिए आ जाएगा 1/2 mv², 1/2 mv²। 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो मास की हो जाएंगी M1 और वेलोसिटी की हो जाएंगी L1 T-1, तो उसका क्या होगा स्क्वायर। ये बन जाएगा M1 L2 T-2, ये डायमेंशनें बन जाएंगी। ये डायमेंशनें
एनर्जी की डायमेंशनों से मैच करती हैं। इट हैव सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ एनर्जी। जो हमें एनर्जी की शुरू में डायमेंशनें दी गई थी तो उसके साथ ये मैच करती हैं, तो इसको हम रूल आउट नहीं करेंगे। तो फॉर सी के लिए अगर देखेंगे, सी के लिए क्या है कि के इज इक्वल टू एम ए। तो एम ए की क्या डायमेंशनें हो जाएंगी, ये हो जाएंगी मास की हो जाएंगी m1 और एक्सेलरेशन की L1t-2। जैसा कि हमें क्वेश्चन में ही बताया हुआ है, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी लेंथ टाइम -2। तो ये बन जाएगी m1 L1t-2। तो ये डायमेंशनें मैच नहीं करती किसके साथ, जो एनर्जी की डायमेंशनों के साथ। इट इज़ रूल्ड आउट। ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इसको हम रूल आउट कर देंगे। ये ठीक है, ये इसको हम रूल आउट कर देंगे। उसके बाद आ जाता है फॉर डी के लिए देख लेते हैं। डी के लिए देखते हैं के इज इक्वल टू 3/16 mv²। तो 3/16 mv², तो 3/16 की कोई डायमेंशन नहीं होती न्यूमेरिकल फैक्टर की। मास की हो जाएंगी m1 और वेलोसिटी की L1t-1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा m1 L2t-2। तो ये डायमेंशनें एनर्जी की डायमेंशनों से मैच करती हैं, तो इसको हम रूल आउट नहीं करेंगे। तो फॉर ई के लिए क्या हम लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस एम ए। तो mv² की डायमेंशनें कुछ और बनती हैं, एम ए की डायमेंशनें कुछ और बनती हैं, तो ये आपस में ऐड ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो इट इज़ रूल्ड आउट बिकॉज the quantities of different dimensions have been added। ठीक है, डिफरेंट डायमेंशंस की टर्म्स को ऐड किया है। आपको पता है ऐड कौन सी टर्म्स हो सकती हैं, ऐड वही टर्म्स हो सकती हैं जिनकी डायमेंशनें सेम होंगी। अलग अलग डायमेंशनों की टर्म्स जो हैं वो कभी भी एक दूसरे में ऐड नहीं हो सकती। तो इसमें हमारे पास दो फार्मूले सही आए, एक कौन सा बी और एक डी, बी और डी सही आए। अब इनमें से सही फार्मूला कौन सा है काइनेटिक एनर्जी का, डायमेंशंस के तरीके से इसका पता नहीं लगाया जा सकता। तो इसमें से कोई भी सही हो सकता है, लेकिन जब हम अपने एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो बी है वो करेक्ट आंसर है। 1/2 mv² आता है, तो लेकिन डायमेंशंस के तरीके से आप ये नहीं बता सकते कि क्या 1/2 mv² ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का सही फार्मूला है, या 3/16 mv² जो है काइनेटिक एनर्जी का सही फार्मूला है। इसमें डायमेंशनली ये करेक्ट आ रहा है एनर्जी के लिए। तो लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हमें पता नहीं चलता कि इनमें से कौन सा सही है। लेकिन अगर हमने सही फार्मूला देखना हो तो हम जब काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं तो उसमें से हमें पता चलेगा दैट बी इज़ द करेक्ट आंसर, कि बी जो है वो क्या है कि वो सही फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। तो इसमें से इस तरह से हमने देखा कि कौन कौन सी टर्म्स जो है जिसको हम रूल आउट कर सकते हैं, तो उसको हमने रूल आउट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 1.5। हम क्वेश्चन नंबर 1.5 कर लेंगे। इसमें ये क्वेश्चन है, हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है,
consider a simple pendulum having a bob attached to a string that oscillates under the action of force of gravity. Suppose that the period of oscillation of simple pendulum depends on its length, mass of the bob m, and acceleration due to gravity g. Derive expression for its time period using method of dimensions. तो हम मेथड ऑफ डायमेंशन से इसके लिए फार्मूला जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। तो हमें ये बात बताई गई है कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, एक तो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, लेंथ ऑफ पेंडुलम, एक मास ऑफ द बॉब और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। लेकिन हमें ये पता नहीं किसके ऊपर कितना डिपेंड करता है, क्या लेंथ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है या जी के ऊपर या एम के ऊपर, किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, किसके ऊपर कम। तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं लेट टी डिपेंड अपॉन ए पावर इन एल, बी पावर इन एम एंड सी पावर इन जी। हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो एल की ए पावर पर डिपेंड करता है, मास की बी पावर पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की सी पावर पर। तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, टी डिपेंड्स अपॉन एल रेज टू पावर ए, एम रेज टू पावर बी एंड जी रेज टू पावर सी। तो अगर हम इसको इक्वेट करें तो t इज इक्वल टू के एल रेज टू पावर ए, एम रेज टू पावर बी, जी रेज टू पावर सी। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख लेते हैं। अब आपको एक बात का पता है, k की कोई डायमेंशनें नहीं होती, हम दोनों साइडों की डायमेंशनें लिख लेंगे। तो टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों की डायमेंशंस ले लीजिए। तो टाइम पीरियड की क्या हो जाएंगी, m0, l0, t1। तो k की कोई डायमेंशनें नहीं, लेंथ की डायमेंशनें l1 रेज टू पावर a, मास की m1 रेज टू पावर b, एक्सेलरेशन की l1t-2 रेज टू पावर c। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो m0 l0 t1 विल बी इक्वल टू l रेज टू पावर a, m रेज टू पावर b, l रेज टू पावर c, t रेज टू पावर -2c। तो इसमें बन जाएगा m की पावर तो b है, l की पावर जो है वो a प्लस c हो जाएगी और t की पावर -2c हो जाएगी। तो आपको पता है कि जो फार्मूला करेक्ट तभी बनता है कि अगर उसकी दोनों साइडों की डायमेंशंस एक जैसी हों। तो जो भी हम फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं वो हम ड्राइव करना चाहते हैं करेक्ट फार्मूला। तो फार्मूला करेक्ट तभी होगा जब दोनों साइडों की डायमेंशनें सेम होंगी। तो उसमें m की डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं तो b आ जाएगा 0। तो l की डायमेंशनों को कंपेयर करते हैं तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0, और अगर t की डायमेंशनों को कंपेयर करते हैं तो -2c इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू निकल आई, तो c किसके बराबर हो जाएगा, -1/2। तो c की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में डालो तो a प्लस c के बदले -1/2 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स a -1/2 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स a इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास सबकी वैल्यू निकल आई। हम इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो t की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज इक्वल टू k l रेज टू पावर a मीन्स 1/2, m रेज टू पावर b दैट इज 0 एंड g रेज टू पावर c दैट इज -1/2। तो हम इसको लिख सकते हैं t इज इक्वल टू k m रेज टू पावर 0 तो 1 हो गया। इसका मतलब टाइम पीरियड जो है वो मास के ऊपर नहीं डिपेंड करता था, मास ऑफ बॉब के ऊपर डिपेंड नहीं करता था। तो l रेज टू पावर 1/2 तो डिवाइडेड बाई g रेज टू पावर 1/2, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं t इज इक्वल टू k रूट ऑफ l/g। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम का।
तो इस तरह से डायमेंशंस के मेथड से यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, जिसमें ये कहा गया है कि करेक्ट रिलेशन के लिए दोनों साइडों की डायमेंशन सेम होती हैं, उसको यूज़ करके हमने ये फार्मूला ड्राइव कर लिया।